Hello everyone, welcome back to my channel again for you all. I'm preparing today specification for cricket and football important questions. आज ऑन डिमांड मैं आप लोगों के लिए क्रिकेट और फुटबॉल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं क्रिकेट से रिलेटेड, पहले डिस्कस करते हैं। भाई पढ़ के आपको सब कुछ जाना है, जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है हो सकता है उसमें कुछ टॉपिक्स आपके कवर अप ना हो एज पर सिलेबस। तो आपकी सरस्वती की जो टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हैं या उसके अलावा कोई और टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें सिलेबस में स्टार्टिंग के कंटेंट में अगर स्पेसिफिक सिलेबस टॉपिक नहीं दिए हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस को चेक कर लो और उसी के साथ साथ टॉपिक्स प्रिपेयर करो। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फुल लेंथ डिलीवरी। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफाइन द फुल लेंथ डिलीवरी। फुल लेंथ डिलीवरी की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू अ लॉन्ग डिलीवरी फॉर द बॉलर। जब बॉलर बैट्समैन के बहुत क्लोज बॉल डिलीवर करे और इतना क्लोज हो कि बैट्समैन उसे इजीली शॉट हिट कर सके। अप्रोक्सीमेटली द बैट्समैन प्ले अ लॉब शॉट, ही मे प्ले अ स्ट्रेट ड्राइव और ही मे प्ले अ कवर ड्राइव। तो जनरली बैट्समैन के जब करीब हो, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के डिस्टेंस पर जब बॉल डिलीवर होती है बैट्समैन के करीब और उसे आसानी से खेला जा सके, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल लेंथ डिलीवरी। अब फुल लेंथ से याद आता है कुछ और चीजें, जैसे कि शॉर्ट पिच बॉल जो पिच के आधे हिस्से में गिरती है और वो बाउंस चली जाए तो शॉर्ट पिच बॉल हो गई। इसी से रिमेंबर होता है यॉर्कर बॉल जो बैट्समैन के फुट के पास गिरे बहुत क्लोज, दैट इज कॉल्ड एज अ यॉर्कर बॉल। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज फुल टॉस, जो विदाउट पिचिंग बैट्समैन की बॉडी तक के आए और डायरेक्टली वो बैट्समैन की बॉडी तक आए और आसानी से वो शॉट हिट कर ले। तो ये हो गई क्या, फुल टॉस बॉल। तो एक वर्ड से आपके 4 टर्म्स रिवाइज हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं गोल्डन डक। देखो डक का क्वेश्चन पहले आ चुका है। वैसे तो डक के टोटल 8 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ बेसिक याद रखने हैं, जैसे कि नॉर्मल डक, गोल्डन डक, डायमंड डक, प्लैटिनम डक एंड सिल्वर डक। होते और भी बहुत सारे, बट अभी बेसिक बात हो रही है गोल्डन डक की। तो गोल्डन डक का मतलब होता है व्हेन अ बैट्समैन गेट्स आउट ऑन हिज फर्स्ट बॉल, देन दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन डक, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग की। रिवर्स स्विंग एक बेसिकली एक इस तरह की स्विंग होती है जहां पर ओल्ड बॉल को यूज किया जाता है, एक तरफ शाइनी सरफेस से और एक तरफ थोड़ा सा रफ सरफेस से। जैसे कि आपने पुराने बॉलर्स देखे होंगे, जहीर खान है, वसीम अकरम है, ये सब ऐसे बॉलर्स थे स्पेशली जो लास्ट के 40 ओवर्स के आसपास, 38-40 ओवर्स के आसपास बॉल डिलीवर करते हो और उस सिचुएशन में ये ऑपोजिंग डायरेक्शन में चला जाए। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में एक बात जरूर लेकर के आइएगा कि ये ओल्ड बॉल को यूज किया जाता है जो कि अप्रोक्सीमेटली यूज्ड होती है 35 to 40 ओवर्स की बॉल। नई बॉल से रिवर्स स्विंग नहीं होता है, नई बॉल से इन स्विंग और आउट स्विंग बॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर प्ले। पावर प्ले का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और आगे आने के चांसेस भी हैं। इसी में ही इंपॉर्टेंसेस पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 30 यार्ड सर्कल। तो पावर प्ले की जब बात होगी तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर द फील्डिंग टीम एंड एडवांटेज फॉर अ बैटिंग टीम दैट दे कैन स्कोर मोर रन्स इन पावर प्लेज। अब पावर प्ले के लिए आपको ध्यान रखना है कि T20 में जो पावर प्ले होता है वो 1 to 6 ओवर का होता है, जिसमें 2 प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं। उससे कम रख सकते हैं बाहर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते, अदरवाइज नो बॉल विल बी कॉल्ड अप। हम बात करें अगर ओडीआई की, तो ओडीआई में 1 to 10 ओवर्स तक का पावर प्ले होता है, बैटिंग पावर प्ले, जिसमें 2 प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। और अगर हम बात करें फिर 11 से 40 ओवर के लिए, तो इसमें 4 प्लेयर बाहर हो सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें 41 से 50 ओवर के लिए, तो इसमें 5 प्लेयर बाहर हो सकते हैं आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है ये यहां, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
मेडन ओवर, बहुत सिंपल सा टर्म है। मेडन का ओवर मतलब होता है जहां पर आपने फुल ओवर के अंदर कोई भी रन स्कोर ना किया हो टीम ने, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडन ओवर, जहां बॉलर किसी भी रन को एडवांटेज नहीं देता बैटिंग टीम के लिए, ना वाइड से ना किसी और तरीके से। नेक्स्ट इज बॉल टैंपरिंग। बॉल टैंपरिंग मीन्स चेंजिंग और ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ अ बॉल। बॉल की सिचुएशन को बदलना, मतलब स्पिनर्स के लिए उसकी स्टिचेस को बाहर निकाल देना, धागे निकाल देना, उसमें ब्लेड लगा देना, या उसमें वासलीन वगैरह कोई और ऐसी जेल लगा देना जिससे बॉल बहुत ज़्यादा शाइनी हो पेसर बॉलर के लिए, या उसको अल्टर किया जा सके हम स्पिनर्स को यूज करने के लिए। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉल टैंपरिंग। टैंपर मीन्स टू चेंज द कंडीशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट इज बाउंसर। बाउंसर की अगर हम बात करें तो व्हेन देयर इज अ शॉर्ट पिच डिलीवरी, अभी हमने यहाँ पे बताया था ना फुल लेंथ से रिलेटेड शॉर्ट पिच, तो यहाँ पर बात हो रही है इफ देयर इज अ बॉल विच इज डिलीवर्ड बाय अ बॉलर इन अ शॉर्ट लेंथ, जो पिच के आधे हिस्से में होती है और बाउंस होने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली शोल्डर के ऊपर और टॉप ऑफ द हेड के बीच के रीजन से बॉल पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाउंसर बॉल। तो अब बाउंसर बॉल के लिए कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि T20 में एक ओवर में आप एक बाउंसर फेंक सकते हैं, उसके बाद दूसरी हुई तो नो बॉल। ओडीआई और टेस्ट की बात अगर हम करें, ओडीआई एंड टेस्ट, इसमें भी आप 2 बॉल बाउंसर फेंक सकते हैं इन एन ओवर, अगर तीसरी हुई तो नो बॉल, ठीक है। हाँ, सिंबल से याद आया, कुछ सिंबल्स आपको बहुत जरूरी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्रिकेट के जितने भी सिंबल्स हैं अंपायर से रिलेटेड, जो उनके सिग्नल्स हैं वो उन्हें प्रिपेयर करना है आपको। बुक में दिए हैं तो प्रिपेयर करिएगा, नहीं दिए हैं तो गूगल करके चेक करिएगा और सही चीज को पढ़िएगा, गलत मत पढ़िएगा। फुटबॉल में भी कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनका बारे में जनरली पूछा जा सकता है तो बहुत सारे, लेकिन इतने सारे आप याद नहीं रख पाएंगे, तो कुछ स्पेसिफिक मैं बता दे रहा हूँ, उनको जरूर प्रिपेयर कर लेना। अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लास्ट तक के वीडियो देखना, बता दूंगा फुटबॉल पार्ट जब आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, हुक शॉट। Hook shot is a type of a shot when there is a short pitch delivery and the batsman hit the shot in the air on the square leg side or leg side. तो जब बैट का फेस ऊपर की तरफ हो, in the air, then this is a shot called as a hook shot. कौन सी बॉल डिलीवर हो रही है? शॉर्ट पिच बॉल, और शॉट कौन सी जा रही है? हुक, ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा लॉब जाएगा। जब हम पुल शॉट की बात करेंगे तो पैरेलल टू द ग्राउंड चलेगा और बैट का जो फेस है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू ग्राउंड होगा, तो ये पुल और हुक में डिफरेंस है। नेक्स्ट है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो मींस व्हेन देयर इज अ एरर ऑफ अ थ्रो। आप बात ध्यान रखिएगा, कीवर्ड मेंशन करिएगा, एग्जामिनेशन में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आपने कीवर्ड नहीं मेंशन किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेंशन व्हेन देयर इज अ एरर ऑफ अ थ्रो बाय अ फील्डर, बाय अ कीपर or by the bowler himself, but it misses the stumps and the batsmen are able to take the run or the ball goes to the boundary line, that the scores that make a plus or make a surplus to the batting team's score, this is why it is called as a overthrow। हमने थ्रो मारा, स्टंप पे लग गया हो या ना लगा हो, बैट्समैन क्रीज के अंदर है और उसके बाद भी बॉल डायरेक्शन चेंज करके इतनी दूर चला जाए कि बाय द टाइम द बैट्समैन दैट इज स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर आर एबल टू टेक द रन, देन दिस इज कॉल्ड एज अ ओवरथ्रो, ठीक है। अब इसमें जितने भी रन मिल जाए, 1 2 3 4 आराम से मिल सकते हैं। कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव, जब भी बात ड्राइव की आएगी, ठीक है, अब उसमें कवर लिखाओ, स्क्वायर लिखाओ, स्ट्रेट लिखाओ, एक्स्ट्रा कवर लिखाओ, ठीक है, ऑन लिखाओ, ऑफ लिखाओ, तो ड्राइव का मतलब होता है द शॉट दैट इज प्लेड पैरेलल टू द ग्राउंड। इस कीवर्ड को ध्यान रखना जब भी बात किसकी आ रही होगी, ड्राइव की। द शॉट दैट इज प्लेड पैरेलल टू द ग्राउंड, देन दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राइव शॉट। अब ड्राइव में कवर लगा दिया तो मींस द शॉट दैट इज प्लेड टुवर्ड्स द कवर रीजन, सो कॉल्ड एज अ कवर ड्राइव। सामने की तरफ खेला तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी। कुछ फुल फॉर्म ध्यान रखते हैं, बेसिक से हैं, पता होने चाहिए। आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पहले ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और ये फॉर्म हुआ था जब इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से, तो 1909 में हुआ था। फिर आते हैं, हम बात करते हैं बीसीसीआई की। ये इंडिया का बोर्ड है, कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको गलत मत करके आना। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1928 में। कुछ और है स्पेसिफिक अपने इंडिया से रिलेटेड है, आईपीएल, इसको आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग, राइट। ये फॉर्म हुई थी 2007 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट मैच खेला गया था
वो खेला गया था 2008 में, ठीक है। और ये बीसीसीआई के अंडर में काम होता है आईपीएल का, राइट। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बता चुका हूं। ये कुछ बेसिक सी क्रिकेट की एसोसिएशन याद रखना। एक और बता दे रहे हैं, एमसीसी, कहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, एमसीसी, दिस इज मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। क्या नाम होता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना, कब फॉर्म हुआ, कब क्या फंक्शन है इसके। बस ये 2-2, 3-3 लाइन की कम से कम चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 4 फुल फॉर्म में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इज एनी 6 फील्डिंग पोजीशन ऑन लेग साइड। लेग साइड की फील्डिंग पोजीशन है, पिछले साल ऑफ साइड की पूछी गई थी, हो सकता है चांसेस हैं इस बार कि लेग साइड की पूछ ले, या आपको लेग साइड की या ऑफ साइड की कुछ फील्डिंग पोजीशन डायग्राम में सेट करने के लिए दे दी जाए। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू मेंशन हियर ऑन साइड की फील्डिंग। ऑन मतलब लेग साइड है, अगर लेग साइड लिखा हो तो भी मतलब लेग है, बैट्समैन का लेफ्ट साइड। ऑन लिखा हो तो भी मतलब बैट्समैन का लेफ्ट साइड है। तो इधर हमारे पास फॉरवर्ड स्क्वायर लेग आता है, शॉर्ट लेग आता है, ठीक है, मिड ऑन आता है, मिड विकेट आता है, डीप मिड विकेट आता है, ठीक। और इसी के साथ अगर हम आगे चले जाएं, बाउंड्री लाइन के क्लोज चले जाएं, तो मिल जाएगा आपको लॉन्ग ऑन मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ ऐसे आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए लेग साइड की तरफ। नेक्स्ट है एनी 3 ड्यूटीज ऑफ मेन अंपायर एंड लेग अंपायर। कुछ इसमें रेक्टिफिकेशन आपको करा दें, इतना चीज पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जो कुछ स्पेसिफिक नोट करने का है फिर इसमें बताता हूं। देखो भाई, अब स्पेसिफिक बात हो रही है मेन अंपायर और लेग अंपायर। तो मेन अंपायर के लिए जब बात होगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज टॉकिंग अबाउट द नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर। कभी कभी लिख करके आता है व्हाट इज द ड्यूटी और व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ नॉन स्ट्राइकर्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, स्ट्राइकर्स एंड END एंड, मतलब उसकी तरफ अंपायर। तो नॉन स्ट्राइकर की तरफ जो अंपायर होता है वो होता है मेन अंपायर। तो मेन अंपायर की ड्यूटी देनी है। अगर आपसे पूछा जाए लेग अंपायर या पूछा जाए स्ट्राइकर्स एंड अंपायर, स्ट्राइकर्स एंड अंपायर, तो आपको अंपायर की ड्यूटी लिखनी है जो स्ट्राइकर की तरफ खड़ा होता है, स्ट्राइकर यानी कि बैट्समैन के लेग साइड पर। बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो अपने आप से अपनी मर्जी से एंड को एंड बना लेते हैं, तो स्ट्राइकर की ड्यूटी भाई अलग लिख देते हो, अंपायर की ड्यूटी अलग लिख देते हो। ये बेवकूफ़ी ना करके आना, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि स्ट्राइकर की ड्यूटी अलग हो जाए और अंपायर की ड्यूटी अलग हो जाए। एंड लिखा है, उसको क्लियरली मीनिंग को समझना और फिर उसके बाद आंसर लिख करके आना, ठीक है। तो ये ड्यूटीज बहुत सारी है, मैं अभी सिर्फ ब्रीफ में सब कुछ बता रहा हूँ कि डिसीजन देना, रन आउट का डिसीजन देना, नो बॉल का डिसीजन देना, वाइट बॉल का डिसीजन देना, LBW का, ठीक है, या डिसीजन देना, थर्ड मैन को प्रमोट कर देना, थर्ड मैन की तरफ डिसीजन फॉरवर्ड कर देना, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत डिसीजंस में आती हैं और मल्टीपल डिसीजंस होते हैं। तो कुछ आपको 4-5 लेग अंपायर के पढ़ने हैं, कुछ आपको 4-5 मेन अंपायर के पढ़ने हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 3 फील्डिंग स्किल। पिछले साल विकेट कीपिंग स्किल पूछी जा चुकी हैं, अब उम्मीद है क्या कि फील्डिंग स्किल पूछेगा। तो फील्डिंग स्किल में मेन होता है सबसे पहले क्लोज कैचिंग। क्लोज कैचिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी लाइन की तरफ, बिल्कुल बॉडी के पास अपने हाथ पे बॉल को पकड़ना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज कैचिंग। चाहे वो टॉप ऑफ द हेड आ रहा हो या चेस्ट की तरफ आ रहा हो या एब्डोमेन एरिया की तरफ आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज कैचिंग। नेक्स्ट वन इज कैचिंग इन द आउटफील्ड। आउटफील्ड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 30 यार्ड सर्कल के बाहर की तरफ आप किसी भी प्रोसेस से, किसी भी स्किल से कैच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कैचिंग इन द आउटफील्ड। चाहे वो टॉप ऑफ द हेड हो, अप टू योर शोल्डर हो, अप टू योर चेस्ट हो, या आप डाइव मार के कैच कर रहे हो, सिंगल आर्म कर रहे हो या बोथ हैंडेड कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट इज लॉन्ग बैरियर। लॉन्ग बैरियर जो है बेसिकली वो फील्डिंग का एक तरीका है जिसमें आप बॉल को प्रिवेंट करते हो अपने पैर को L शेप में बना करके। तो बेसिकली क्या होता है, ये सपोज कोई फील्डर है तो ये अपना एक पैर लेफ्ट साइड पर रखता है और दूसरे पैर जो है वो L शेप में होता है, जिससे कि ये बैरियर बन जाएगा और बैरियर की वजह से बॉल पास नहीं होगा। तो प्लेयर इज प्रिवेंटिंग द बॉल व्हाइल बेंडिंग इन अ लंज पोजीशन एंड in this the ball cannot go beyond the fielder, this is why it is called as a long barrier of the fielding positions.
नेक्स्ट आते हैं डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन। भाई देखो डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन आपकी बुक में 10 दी है, बट एज पर आईसीसी जो है अब वो मर्ज हो गए, 2 डिसीजंस को उन्होंने मर्ज कर दिया, वो 9 रह गए, लेकिन आप अगर 10 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इन 10 डिसमिसल्स में से 5 ऐसे डिसमिसल्स होते हैं जो बॉलर के फेवर में काउंट होते हैं, 5 ऐसे होते हैं जो बॉलर के फेवर में काउंट नहीं होते। मैं आपको बता दे रहा हूं जो बॉलर के उसमें काउंट होते हैं वो कौन कौन सा है, दैट इज बोल्ड आउट, कॉट, एलबीडब्ल्यू, स्टंप और हिट विकेट। ये 4 ऐसे डिसमिसल्स हैं, 5 ऐसे डिसमिसल्स हैं जो बॉलर के अकाउंट में जाएंगे। अगर विकेट मिलेगा तो बॉलर को बेनिफिट होगा, बॉलर के अकाउंट में एक एक विकेट जुड़ता जाएगा। इसके अलावा जितने बचे, टाइम्ड आउट, हिट द बॉल ट्वाइस, रन आउट, राइट, इस तरीके के जो आपके 5 बचते हैं वो सारे आपके किसके अंदर आएंगे, डिसमिसल्स, बट नॉट काउंटेड इन अ बॉलर्स फेवर। इतनी बात लिख लें। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वन इज 5 टाइप्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कौन कौन सी स्किल होती है। एक होता है इन स्विंग, एक होता है आउट स्विंग, और एक मैंने भी यहाँ पे कहीं बताया था दैट इज रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में ध्यान रखना ये थोड़ा सा ओल्ड बॉल यूज होता है, इन स्विंग आउट स्विंग नया बॉल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए स्पिन बॉलिंग में। तो स्पिन बॉलिंग के अंदर मेजर आते हैं लेग स्पिन और ऑफ स्पिन बॉलिंग। ठीक है, लेग स्पिन का मतलब जो लेग टू ऑफ जाएगा, ऑफ स्पिन का मतलब जो ऑफ टू लेग जाएगा, राइट। नेक्स्ट है गुगली। गुगली जो है वो लेग स्पिन का ऑपोजिट होता है, ये दिख रही है आपको लेग स्पिन। गुगली मतलब एक ऐसा बॉल डिलीवर करना जिसमें बैट्समैन डिसेप्ट हो जाए कि भाई ये कौन सा बॉल फेंक दिया। फेंक तो तुम अभी तक के नॉर्मली लेग ब्रेक रहे थे, लेग स्पिन रहे थे, ठीक है, मतलब हमने ग्रिपिंग वही रखी थी, फिंगर वही रखी थी, आर्म एक्शन वही रखा था, डिलीवरी एक्शन वही रखा था, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आया तो आपने बॉल के लिए फिंगर को सेम पोजीशन पे रखा बट रिस्ट का मूवमेंट चेंज कर दिया, तो ये बॉल कहलाता है गुगली। और गुगली को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रॉन्ग रन। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन रॉन्ग रन, डिफाइन गुगली, तो वो दोनों सेम है। और लेग स्पिन का उल्टा हो जाएगा। लेग स्पिन में क्या होता है, बॉल लेग से ऑफ में जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा लगेगा कि बॉल लेग से ऑफ में जाने वाला है, बट आफ्टर पिचिंग इट डेविएट्स इट्स डायरेक्शन, दिस इज व्हाई इट इज ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, इसको रिलेट कर लेना, गुगली बॉल लेग स्पिन का ऑपोजिट डायरेक्शन में डिलीवर होने वाला है। ऑफ स्पिन का ऑपोजिट हो जाता है दूसरा। दूसरा का भी फर्क यही है कि अगर हम ऑफ स्पिन जनरली बॉल फेंक रहे हैं जो कि ऑफ से लेग में जा रहा है, बट दूसरा बॉल डिलीवर करने में क्या होता है, आफ्टर पिचिंग सेम ग्रिपिंग होती है, सेम एक्शन होता है, रिस्ट का मूवमेंट चेंज हो जाएगा और आफ्टर पिचिंग ये ऑफ टू लेग जाने की बजाय लेग टू ऑफ चला जाएगा, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ दूसरा बॉल। और बहुत वेरिएशन है, तीसरा है, आर्म बॉल है, जलेबी बॉल है, बहुत सारे ऐसे वेरिएशन है, लेकिन आप 4-5 याद रखो, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, जितना आता है आप अपना बेस्ट लिख करके आना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, कोई भी चीज़ छोड़ करके मत आना। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम में एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, उसके बाद बाकी क्वेश्चन तो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना पार्ट आपका क्रिकेट का कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट फुटबॉल से रिलेटेड, डिफाइन वार। वार यहां पर कहलाता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी क्या काम करते हैं कि जितना भी आपका डिसीजन गोल लाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। अच्छा, एक टर्म और इससे निकल के आया कि अगर पूछा जाए डिफाइन गोल लाइन टेक्नोलॉजी, तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी थ्रू विच द अंपायर्स, द रेफरीज विल गिव द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे क्रिकेट में होता है ना DRS सिस्टम, वैसे ही इसमें भी होता है, वो कहलाता है वार सिस्टम, कि आपको डिजिटली एनालाइज करेंगे कि बॉल वेदर इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द लाइन, इधर इट मे बी अ थ्रो इन एडवांटेज और मे बी अ गोल किक, कॉर्नर किक, जिस तरीके का भी एडवांटेज होगा वो देखने के लिए, चेक करने के लिए वार का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सडन डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान इंडिया क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग हमेशा इसमें गलती करते हैं, और मैंने कई कॉपीज ऐसी चेक करी हैं बोर्ड्स की जिसमें ये सडन डेथ का क्वेश्चन गलत ही होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने जो एक मिथ बना लिया है सडन डेथ मतलब अचानक से मर जाना, दैट इज व्हाई ये सडन डेथ को वो डील नहीं कर पाते।
तो सडन डेथ का मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशन आफ्टर टाई ब्रेक हो जाए उसके बाद हम एक एक किक ऑल्टरनेटिवली दोनों टीम्स को अवॉर्ड करते हैं टू फाइनलाइज द डिसीजन फॉर द विनर, देन दिस इज कॉल्ड एज अ सडन डेथ। कोई भी भाई गलती से ये मत लिख के आना कि अचानक से दिल में दर्द हुआ, वहीं ढेर हो गए, मर गए, तो ये सडन डेथ हो गया। किसी ने बॉल मार दी, अचानक से फेंट हो गए, तो उसके बाद होश ही नहीं आया, मर गए, सडन डेथ हो गई। ठीक है, किसी ने आके गोली मार दी, सडन डेथ हो गई। ये बेहूदगी वाले आंसर आप बिल्कुल मत लिख करके आइएगा स्पेसिफिकली सडन डेथ के अंदर। तो सडन डेथ फिर से बता दे रहा हूं, दिस इज टू डिसाइड द विनर आफ्टर 5 पेनाल्टी शूट्स। तो छठे नंबर का हम शूट देंगे दोनों टीम को, जिसमें से जो कोई भी स्कोर कर लेगा वो विनर। अगर दोनों स्कोर कर लेते हैं तो फिर 7th नंबर का देंगे, अगर दोनों स्कोर नहीं कर पाते तो भी 7th नंबर ऑफ किक देंगे। तो जो दोनों में से कोई एक विनर होगा, जो गोल कर लेगा वही विनर कहलाएगा। दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ सडन डेथ। ये 10th में भी आता है मोस्टली क्वेश्चन, और 12th में भी आता है, रिपीटेड होता है। नेक्स्ट इज गोल लाइन। गोल लाइन, जैसे मान लिया आपका ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो जहां कहीं भी गोल पोस्ट बना होगा उस गोल पोस्ट की लाइन को हम लोग बोलते हैं गोल लाइन। और अगर वर्ड लगाते हैं टेक्नोलॉजी, तो मतलब ये वार का सिस्टम हो गया कि हम डिजिटली डिसीजन चेकआउट करने में वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग मीन्स टू टेक पोजेशन ऑफ द बॉल विद इन अ प्लेयर। अब हम एक प्लेयर हैं और हमें दूसरे प्लेयर से बॉल को कट करके लेकर के जाना है, मूव ऑन कराना है। तो व्हाट आई डू अ ड्रिबल विद द यूज ऑफ माई फुट सो दैट द बॉल गेट्स कंट्रोल्ड इन माई वे। जैसा मैं चाहूँ उसको उस तरह से ले जाऊँ। तो आपने बहुत सारे प्लेयर देखे होंगे, नेमार है, जूनियर नेमार है, एम्बापे है, मेसी है, रोनाल्डो है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कंट्रोल ड्रिबल में बहुत अच्छा होता है और वो अपनी ही बॉल को पास में रखते हुए मूव कराते हुए ले जाते हैं, उनके पोजेशन से बॉल दूर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ जिगजैग वे, यानी कि कुछ ऑब्स्टेकल्स रख दिए, उन ऑब्स्टेकल्स के बीच में आपको इस तरह से एस शेप में बॉल निकाल के लेके जाना है, या कोई और मेथड ट्रेनिंग मेथड में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टैकलिंग। टैकल का मतलब होता है प्रिवेंट करना, टू टेक द पोजेशन ऑफ अ बॉल। यहां पर क्या होता है, टू होल्ड द पोजेशन ऑफ अ बॉल, यहां पर क्या होता है, टू टेक द पोजेशन ऑफ अ बॉल। पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल। अब अगर हम टैकलिंग की बात करें तो कई तरीके के टैकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक टैकल एंड किकिंग द बॉल अवे। तो अगर जो डिफेंडर्स हैं उनका काम है बॉल को अपने पोजीशन से दूर फेंकना, अपने गोल पोस्ट को सेव करते हुए बॉल को दूर फेंकना, तो वो क्या काम करते हैं, दे टैकल्स द बॉल। सपोज कोई प्लेयर उनके एरिया में बॉल लेकर के आया ओपोनेंट्स हाफ में, वो उस बॉल को कवर अप करते हैं और उसको लात मार के दूर फेंक देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ टैकल द बॉल बाय किकिंग अवे द बॉल। दूसरा है ब्लॉक टैकल। सपोज आप एक प्लेयर हो, हम एक ओपोनेंट है, आप मेरे एरिया में बॉल लेकर के आए यूजिंग योर फुट, थोड़ा सा ड्रिबल किया और आपने जैसे ही हल्का सा शूट मारा, मैं सामने एज अ बैरियर खड़ा हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि मेरी बॉडी पे या मेरे लोअर फुट पे बॉल लगेगी और रीबाउंड हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैकलिंग पार्ट। तो कौन कौन से टैकल आपको ध्यान रखने हैं, एक ध्यान रखना है आपको ब्लॉक टैकल, दूसरा ध्यान रखना है किकिंग द बॉल अवे, और तीसरा ध्यान रखना है स्लाइडिंग टैकल। मतलब ये हुआ कि जब आप ग्राउंड पे स्लाइड करते हुए चले जाओ किसी एक प्लेयर से बॉल का कंट्रोल लेने के लिए, होता है आपने देखा होगा, दौड़ते हुए प्लेयर आए, सामने वाला एक प्लेयर बॉल का यूज कर रहा है, वो ड्रिबल करते हुए लेके जा रहा है और स्लाइड करते हुए ग्राउंड पे गए, लात मारी और बॉल को दूर कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग टैकल। तो आप इनमें से तीनों में से दो नाम याद रख लें तो भी चलेगा, तीनों याद रखें वेल एंड गुड। इसमें से एक पार्ट कवर हो जाएगा आपका स्लाइडिंग टैकल। फिर है आपके लिए बाइसाइकिल किक। बाइसाइकिल किक के चांसेस ज्यादा हैं, इससे पहले कई और किक्स पूछी जा चुकी हैं। तो बाइसाइकिल किक का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फ्लिप किक शॉट। फ्लिप किक का मतलब ये हुआ कि हम एयर में उछले, ठीक है, और सामने से बॉल आ रहा है और हमको अपने पीछे वाले गोल पोस्ट में बॉल शूट करना है। तो व्हेन अ प्लेयर टेक अ फ्लिप शॉट एंड ही रिबाउंड्स द बॉल फ्रॉम हिज बॉडी बैकलाइन, मतलब अपनी बॉडी से पीछे की तरफ बॉल को किक करना, दिस इज कॉल्ड एज किकिंग द बॉल बाय साइकिल किक वे। तो सपोज एक प्लेयर ये है, ये खड़ा हुआ है, लेकिन बॉल जब इस एंड से आया, ही फ्लिप्ड इन द एयर
एंड ही किक्ड द बॉल बिहाइंड हिज बॉडी, तो इसने अपनी बॉडी के पीछे की तरफ गोल पोस्ट को देखते हुए बॉल शूट किया. दिस इज कॉल्ड एज अ बाइसाइकिल. नेक्स्ट मूविंग टू थ्रू पास. थ्रू पास इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट पास, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉल को अपने पोजीशन से दूर करके सामने वाले ओपोनेंट एरिया की तरफ जो हमारा प्लेयर होता है उसको डायरेक्ट पास दे देते हैं, स्ट्रेट पास. देन दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रू पास और कॉल्ड एज स्ट्रेट पास टू द ओपोनेंट्स टीम एरिया वेयर माय प्लेयर इज वेटिंग टू रिसीव द बॉल. हालांकि वो ऑफ साइड पे नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑफ साइड से पहले होगा. नेक्स्ट इज वन ऑन वन. वन ऑन वन का मतलब होता है कि हम जब एक एज अ प्लेयर गोलकीपर को सामने खड़ा करके बॉल शूट कर रहे हो, तो ये पेनाल्टी शूट्स में भी हो सकता है या डायरेक्ट फ्री किक में भी हो सकता है पॉसिबल. तो व्हेन अ प्लेयर इज शूटिंग अ बॉल टुवर्ड्स द गोलकीपर, देयर इज नो बैरियर, नो प्लेयर बिटवीन देम. दिस इज कॉल्ड एज अ वन ऑन वन. नेक्स्ट इज स्टेप ओवर एंड डिफेंडर. स्टेप ओवर का मतलब ये होता है कि आगे बढ़ जाना. तो हमने जो बॉल शूट करी, बॉल आगे किक करी हल्का सा, और हम अपनी ही बॉल को आगे रिसीव करने के लिए चले गए, लेकिन हमने जब बॉल मारी तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो थोड़ा सा हमसे दूर हुई और हमने ये प्रिटेंड किया. इट इज अ प्रिटेंडिंग शॉट, कि हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम इस बॉल को होल्ड करेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर से ही पैर मूव करा, आगे बढ़ गए और अपनी बॉल को ही फिर रिसीव कर लिया. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें एक ये प्लेयर यहां पर है, ठीक है, इसके कंट्रोल में बॉल है. जब इसने ये बॉल आगे शूट करी तो इस बॉल को ये यहां ना गैदर करके थोड़ा सा और आगे रिसीव कर रहा है खुद ही जाकर के, ठीक, लेकिन इसके ऊपर से क्रॉस होके चला गया. देन दिस इज कॉल्ड एज स्टेप ओवर. आपने स्टेप क्या किया, अपनी पास करी हुई बॉल के ऊपर से ही गए. दिस इज कॉल्ड एज स्टेप ओवर द बॉल एंड रिसीव योर ओन पास. नेक्स्ट डिफेंडर. अटैकर पिछली बार आ चुका है. अटैकर और डिफेंडर बहुत इजी सी चीज होती है. जो पर्सन सामने वाले गोल पोस्ट की तरफ बॉल शूट कर रहा हो वो अटैकर, और जो उसे प्रिवेंट कर रहा हो वो डिफेंडर. तो डिफेंडर प्लेयर्स होते हैं, डिफेंडिंग टीम होती है. अटैकर प्लेयर्स होते हैं, अटैकिंग टीम होती है. इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. ये चीजें ज्यादा पूछी जाने वाली हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनमें से कुछ भी आ सकता है, ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या कोई भी, दोनों हो सकते हैं. तो इनडायरेक्ट फ्री किक कब मिलती है, डायरेक्ट फ्री किक कब मिलती है, और इसका मतलब क्या होता है. भाई डायरेक्ट फ्री किक का मतलब बहुत सिंपल सा है, जहां पर कोई फाउल हुआ हो किसी प्लेयर से और उसी पोजीशन पे बॉल रख के आप कैपेबल हैं डायरेक्टली गोल पोस्ट पे बॉल शूट करने के लिए, और अगर गोल हो जाए तो इट विल बी काउंटेड एज अ गोल. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट फ्री किक. कुछ गलतियों की वजह से, कुछ फाउल्स की वजह से, फॉर एग्जांपल जंप्स एट एन ओपोनेंट, ट्रिप्स एन ओपोनेंट, होल्ड्स एन ओपोनेंट, पुशेस ऑन ओपोनेंट, स्पिट्स ऑन ओपोनेंट, राइट, ग्रैब एन ओपोनेंट, पिंच एन ओपोनेंट, बहुत सारे ऐसे फाउल्स होते हैं जो आपने अगर ओपोनेंट टीम के साथ किए तो डायरेक्ट फ्री किक मिलेगा. उस सिचुएशन में बॉल वही पोजीशन पे रखी जाएगी जहां फाउल हुआ है, एंड द ऑपोजिंग टीम प्लेयर इज नाउ एबल टू शूट द बॉल डायरेक्टली टू द गोल पोस्ट. और अगर ये बॉल गोल पोस्ट में चला गया भाई तो गोल मान लेंगे, नहीं गया तो गेम कंटिन्यू रहेगा. इनडायरेक्ट में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ एरर बाय गोलकीपर, समटाइम्स, जनरली गोलकीपर का एरर होता है, एंड समटाइम्स देयर इज अ फाउल और अ प्ले इन अ डेंजरस मैनर बाय द प्लेयर्स. अब जब ये प्लेयर्स के अकॉर्डिंग कुछ डेंजरस मैनर में खेल होगा तो उस सिचुएशन में हुए फाउल की जगह पर हम क्या देंगे, इनडायरेक्ट फ्री किक. लेकिन इनडायरेक्ट फ्री किक में ध्यान ये रखना है कि उस सिचुएशन में बॉल डायरेक्टली गोल पोस्ट पे नहीं मारी जाएगी. You need to pass at least one player. It should be touch at least one player. Then a goal can be scored. बात क्लियर हो रही है. डायरेक्ट में हम सीधा गोल मार सकते हैं, बॉल जहां से फाउल हमको मिलेगा. दूसरी जगह इनडायरेक्ट में हम डायरेक्टली गोल नहीं मार सकते, कम से कम एक प्लेयर को पास करनी है और फिर गोल हो सकता है. ये हो गया भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री किक. कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी डिटेल आपको पढ़नी है. फिर कुछ फुल फॉर्म जैसे यहाँ पे पढ़ रहे थे वैसे यहाँ भी ध्यान रखना है. फीफा, IFAB, AIFF, UEFA एंड AFC. फीफा का मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन. कब फॉर्म हुआ, 1904 में. कीवर्ड्स के तौर पे समझा रहा हूँ. IFAB, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, ठीक है. ये कब फॉर्म हुआ, 1886 में.
नेक्स्ट है AIFF, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने देश का है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये कब फॉर्म हुआ? अपनी आज़ादी के 1 साल बाद, 47 में आज़ाद हुए, 48 में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो ऐसे याद रखना कि AIFF हमारे देश का है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब फॉर्म हुआ? 1948 में फॉर्म हुआ, जिसके अंदर जितने भी इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इसी से एफिलिएटेड होकर के कंप्लीट करा जाता है। नेक्स्ट है UEFA, दैट इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन 1955 में हुआ। एंड AFC, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये हमारे कॉन्टिनेंट का है, A स्टैंड्स फॉर एशिया। तो क्या बात हो गई? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कब फॉर्म हुआ? 1956 में फॉर्म हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म है जिनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कुछ 1-2 लाइन में इसकी हिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, कुछ ना कुछ पूछे जाने वाले पार्ट जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एडिशनल टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल, ये बहुत बार आता है और अक्सर गलतियां होती हैं इसमें। एडिशनल टाइम का मतलब होता है टाइम का बढ़ना, प्लस हो जाना। तो ये प्लस कब होगा? ये तब होगा जब आपके 90 मिनट्स के गेम में कुछ टाइम लॉस्ट हो गया हो बिकॉज ऑफ विनिंग। जब जीते कुछ गोल मार लिया तो उसके बाद आप खुशी मना रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, किसी की डेथ हो गई अचानक से, या कोई हमारे पास कोई स्पेक्टेटर फील्ड में घुस आया, या आपने गोल स्कोर कर लिया, उसके सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और भी कई सिचुएशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो रहा है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। बॉल बस्ट हो गई, बॉल ग्राउंड से बाहर जा रही है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वट एवर द कंडीशंस आर देयर फॉर द टाइम लॉस्ट, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम टाइम को बढ़ाते हैं। तो बढ़ाना इज कॉल्ड एज एडिशनल। एडिशन का मतलब क्या होता है भाई? प्लस करना ना। तो आप ध्यान रखना, जब भी वर्ड एडिशन आए तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा नॉर्मल टाइम पीरियड में, चाहे वो इनिंग्स का फर्स्ट हाफ हो 45 मिनट्स का, चाहे वो इनिंग्स का सेकंड हाफ हो 45 मिनट्स का, ठीक है, या चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम भी हो तब भी। अब एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है? जब आपके डिसीजन क्लियर ना हो एट द टाइम ऑफ 90 मिनट्स फॉर द विनिंग टीम, देन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम इज अवॉर्डेड। तो 15 मिनट का आपको टोटल 30 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। मतलब ये क्या काम हो गया? ये टाइम खत्म। 90 मिनट में सपोज कुछ टाइम लॉस्ट हुआ, वो गेम चला 90 के जगह 95 मिनट चला, सपोज 96 मिनट चला, लेकिन डिसीजन ही नहीं है, आपके भी गोल बराबर है, मेरे भी गोल बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? थोड़ा सा ब्रेक दे करके एक्स्ट्रा टाइम का रूल अप्लाई होगा। एक्स्ट्रा टाइम का रूल ये होता है, चलो फिर से खेलो, लेकिन टाइम शॉर्ट कर देंगे। अब इस सिचुएशन में आपको 15 मिनट मिलेंगे दोनों हाफ की तरफ से, और उसी सेम तरीके से आपको गेम को बढ़ाना है। अगर कोई गोल स्कोर कर गया, कोई लीड अप कर गया तो वो जीत जाएगा, नहीं हुआ, बराबर हुआ, तो इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा पेनाल्टी शूट, जिसमें आप 5-5 ऑल्टरनेटिव पेनाल्टी शूट्स लोगे। जो ज्यादा स्कोर कर गया वो जीत जाएगा। अगर इसमें भी डिसीजन ना क्लियर हुआ तो हम क्या करेंगे? इसके बाद जाएंगे सडन डेथ पे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। सडन डेथ का मतलब आफ्टर 5 पेनाल्टी शूट्स टू डिसाइड द विनर द सडन डेथ प्रोसीजर इज टू बी टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट, सडन डेथ में गलतियां होती हैं लोगों की, उसको ध्यान रखना, और यहाँ पे गलतियां होती हैं, इसको ध्यान रखना, गलत मत करके आना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, फिर आगे लास्ट पार्ट खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट रेफरी एनी 5। भाई पिछली बार रेफरी की पूछी जा चुकी है, हो सकता है इस बार फिर से पूछ ले, कुछ 2-3 पढ़ के जाना है आपको, कम से कम 5-5 पता होनी चाहिए। और असिस्टेंट रेफरी की, तो असिस्टेंट रेफरी नाम ही लिखा है असिस्टेंट, तो मतलब ये क्या करता है? असिस्ट करता है, हेल्प करता है हमें मेन रेफरी को। तो फॉर हेल्पिंग द मेन रेफरी ही असिस्ट the referee to give the various decisions that cannot be seen by referee। रेफरी कुछ नहीं देख पाया, उसका डिसीजन देना असिस्टेंट वाले का काम है। गोल किक, कॉर्नर किक, थ्रो इन का डिसीजन देना इसका काम है। ऑफ साइड का डिसीजन देना इसका काम है। लो भाई 5 तो यही हो गई। फिर इसके अलावा क्या है? सब्स्टिट्यूशन को ग्रांट करना, कोई ऐसे मिसकंडक्ट हो रहे हो जिसमें रेफरी के अलावा असिस्टेंट रेफरीज की नजर पड़ गई, उसके बारे में डिसीजन देना इसका काम है। एट द टाइम ऑफ पेनाल्टी शूट अगर गोलकीपर विसल से पहले ही आगे बढ़ जाए या मूव कर जाए, वो भी फाउल है, उसको देखना इसका काम है। तो मैंने कुछ ऐसी 6-7 वर्बली बता दी, आपकी हर टेक्स्ट बुक में कम से कम 8-10 मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो भाई गूगल कर लो, गूगल इज़ वेरी इजी। नहीं गूगल है तो AI चैट GPT कर लो, बहुत टेक्निकल फ्रेंडली हो आप इन सब चीज़ों से।
तो गो थ्रू विद दीज क्वेश्चंस एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज बी देयर ऑन टुमारो। तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड करके जाएं, हल्के में बिल्कुल मत लेके जाना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही पीएड का लेवल भी बढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता चुका हूँ, मेरी शॉर्ट्स को जरूर देखना कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले एमसीक्यू करोगे 15 मिनट की रीडिंग टाइम में, बाकी को छोड़ दो, स्किप इट, क्योंकि आपको वो तो अगले 2 घंटे में करना ही करना है। पढ़ोगे, आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो स्किप करके आगे बढ़ना, ठीक है। एक सीक्वेंस पैटर्न से चलना, कुछ भी छोड़ के मत आना। जो आप ऑब्जेक्टिव्स में ABCDE लिखते हो उसके सामने आंसर भी लिखना, ठीक है, और वेरी क्लियर मेंशन करना, ठीक। गलतियां मत करके आना, छोड़ के बिल्कुल मत आना। मार्क्स मिलते हैं, और अगर अच्छा करोगे, हाईलाइटेड करके लिखोगे या उसमें अच्छे से कीवर्ड्स लिखोगे तो पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें और स्पेसिफिक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जब चैप्टर आप पूरा थॉरोली स्टडी कर लो तो जितने भी रेफरी के सिग्नल्स दिए हुए हैं और उसके अलावा जितने भी क्रिकेट में अंपायर के सिग्नल्स हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। कुछ ना कुछ पार्ट उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि रेफरी या अंपायर वाइड का सिग्नल, नो बॉल का सिग्नल कैसे देता है। ईदर इट में आस्क इन अ पिक्चर बेस्ड कि भाई ये सिग्नल किसका है रेफरी का, ये सिग्नल किसका है रेफरी का, अंपायर का ये सिग्नल किसका है, या ये सिग्नल किसका है। तो इस तरीके से कुछ सिग्नल्स आपको बेसिकली ज़रूर पढ़ के जाने हैं। इसके कम से कम 3 और 3 6 नंबर के आने के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रिपेयर इट आफ्टर द थ्योरी फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर बेस्ड स्टडी एज पर द सिग्नल्स लॉ। जो सिग्नल होते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। द बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो आपके भी बचे हैं केमिस्ट्री, बायो वगैरह, फॉर ऑल दैट ऑल्सो। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, शेयर दिस वीडियो, प्रमोट दिस वीडियो, प्रमोट माई चैनल, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कर दें और लाइक कर दें। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।